नमस्कार, मैं लखनऊ डिग्री कॉलेज की ई क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विषय आरंभिक स्तर पर भाषा का पठन, लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास प्रकरण पठन के प्रकार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम चर्चा करेंगे पठन कितने प्रकार का होता है। तो छात्रों, पठन दो प्रकार का होता है, एक स्वस्वर पठन और दूसरा मौन पठन। स्वस्वर पठन में जहाँ हम देखते हैं कि पाठ करते समय हम लिखे हुए शब्दों को उसमें यति, गति, विराम चिन्हों इत्यादि को ध्यान रखते हुए, भावों को ध्यान रखते हुए उनका ग्रहण करते हुए स्वस्वर पठन करते हैं। श्रीमती राजकुमारी शर्मा ने लिखा है कि लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को स्वस्वर पठन कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं स्वस्वर पठन के निम्नलिखित महत्व होते हैं। पहला, स्वस्वर पठन से छात्रों की जो झिझक होती है वो दूर हो जाती है। उनमें संकोच तो दूर होती ही है, साथ में उनका सर्वांगीण विकास भी होता है। स्वस्वर पठन के द्वारा वे लेखक की अनुपस्थिति में भी अपने विचारों को दूसरे से अवगत करा सकते हैं। स्वस्वर पठन के हम देखते हैं उद्देश्य क्या हैं। तो स्वस्वर पठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, पढ़ते समय स्वरों के उतार चढ़ाव तथा विराम आदि का ध्यान रखना। पढ़े हुए विषय को छात्र दूसरों को भी समझा सकें, यह क्षमता उत्पन्न करना। छात्रों में ऐसी योग्यता उत्पन्न करना कि वे पाठ का पठन इस प्रकार से करें कि सुनने वाला सरलता से उसे समझ सके। हम देखते हैं स्वस्वर पठन के अंग क्या क्या हैं। तो स्वस्वर पठन के निम्नलिखित अंग हैं। पहला है ध्वनि का उचित ज्ञान, अर्थात जब हम स्वस्वर पठन कर रहे हों तो हमें प्रत्येक ध्वनि का उचित ज्ञान होना चाहिए कि वे मुंह के किस स्थान से बोली या निकाली जाती हैं। दूसरा, शुद्ध उच्चारण। छात्रों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए ताकि वे प्रत्येक अक्षर व शब्द का शुद्ध रूप से उच्चारण कर सकें। तीसरा, उचित बल। छात्रों को यह अभ्यास कराना चाहिए कि किस शब्द या वर्ण पर ज्यादा अधिक बल देना होता है, जिससे पठन अत्यधिक प्रभावशाली बनता है। चौथा, विराम चिन्हों का प्रयोग, अर्थात पढ़ते समय जो लिखे गए या प्रयोग किए गए विराम चिन्ह हैं उनको भी हमें ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए, जिससे जो पठन है हमारा और अधिक प्रभावशाली बनता है। पांचवा, सरलता एवं मधुरता। छात्रों को धैर्यपूर्वक वाणी में सरलता एवं मधुरता सजे हुए पठन के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि कर्कश नीरस हो जाता है पठन, इसलिए सदैव मृदुभाषी और मधुरता सरलता से पठन करना चाहिए। रुचि, पठन में छात्र की रुचि होगी तो पठन और अधिक प्रभावशाली होगा, इसलिए छात्रों में पठन के प्रति रुचि जागृत करनी चाहिए। वाचन मुद्रा, पठन में मुद्रा का विशेष स्थान होता है। यदि आप वीर रस की कविताएं पढ़ रहे हैं तो आपके भाव मुख मुद्रा वैसी ही हो जानी चाहिए। यदि आप करुण या श्रृंगार रस का पठन कर रहे हैं तो आपकी मुख मुद्रा वैसी ही होगी। आपके भावों का उतार चढ़ाव भी शब्दों में वैसा ही होना चाहिए। प्रसंगानुकूल उतार चढ़ाव, प्रसंग के अनुकूल अर्थात श्रोताओं की अवस्था के अनुसार हमें स्वरों का ध्यान रखते हुए उनका उतार व चढ़ाव करना चाहिए। यदि हम समुचित पूरे पठन को एक ही लय में पढ़ेंगे तो वह भी नीरस हो जाता है। और पठन करते समय में ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तक बाएं हाथ में हो, आंखों से उसकी दूरी 12 इंच की कम से कम हो और 45 डिग्री का कोण बनाते हुए हमें उसे पकड़ना चाहिए। और इस प्रकार पकड़ें कि पुस्तक से हमारा चेहरा ना ढके और ना ही हम उसे पठन करते समय बैठकर पढ़ें। यदि उचित हो तो हमें पठन खड़े होकर के ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्वस्वर पठन के भेद, या हम कहें स्वस्वर पठन कितने प्रकार का होता है। तो स्वस्वर पठन दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से। व्यक्तिगत रूप में कोई व्यक्तिगत या एक अकेला व्यक्ति अपना पठन कर रहा होगा। सामूहिक रूप में
पूरी कक्षा या कक्षा के कुछ छात्र मिलकर एक साथ पठन कर रहे होंगे। व्यक्तिगत पठन की पहले हम बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत पठन कक्षा में अध्यापक के आदर्श पाठ करने के पश्चात किया जाता है। आदर्श पाठ प्रस्तुत करके शिक्षक छात्रों को यह बताता है कि पाठ को किस तरह से विराम चिन्हों, यति, गति, उतार चढ़ाव, प्रसंगानुकूल भावों के अनुसार पढ़ा जाता है। उसके पश्चात छात्र अनुकरण पठन करते हैं और जब छात्र अनुकरण पठन करते हैं तो उनसे बहुत सारी अशुद्धियां भी होती हैं, किंतु हमें छात्रों को बीच बीच में नहीं रोकना चाहिए। जब छात्र पठन कर लें उसके पश्चात उन्हें उनकी त्रुटियों से अवगत कराना चाहिए। दूसरा भेद आता है सामूहिक पठन। सामूहिक पठन को हम समवेत वाचन भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है मिलकर या एक साथ पढ़ना, जो कि हम वैदिक काल में भी देखते हैं कि जब छात्र मंत्रों को याद करते थे या तो कैसे एक साथ उच्चारित करके एक साथ पढ़ते थे। इससे क्या होता है कि जो छात्र त्रुटि कर भी रहा है तो वह अन्य छात्रों को देख करके अपनी त्रुटियों को सुधार लेता है और इससे जो कक्षा के दुर्बल और संकोची छात्र होते हैं उनको भी एक बल मिलता है और उनके अंदर जो झिझक होती है, जो शर्म होती है, वे धीरे धीरे दूर होने लगती है। अब हम बात करते हैं पठन के दूसरे प्रकार की, जो कि है मौन पठन। मौन पठन में हम मन ही मन में बिना आवाज निकाले पाठ का अध्ययन करते हैं। जब हम स्वस्वर पठन में पारंगत हो जाते हैं उसके पश्चात ही हम मौन पठन पर आते हैं, क्योंकि मौन पठन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते तो हैं और मानसिक रूप से आवाज भी आती है, किंतु हमारे बगल बैठे हुए व्यक्ति, छात्र या हमारे सामने बैठे हुए व्यक्ति को भी वो नहीं पता चलता कि हम मन ही मन क्या पढ़ रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं। जेड के अनुसार जब छात्र पैरों से चलना सीख जाता है तो घुटनों के बल खिसकना छोड़ देता है। इसी प्रकार जब छात्र मौन पठन की कुशलता प्राप्त कर लेता है तो वह स्वस्वर पठन का प्रयोग छोड़ देता है। अब मौन पठन के उद्देश्य क्या है? तो मौन पठन के उद्देश्य है छात्रों को भाषा के लिखित रूप को समझकर उसकी गहराई तक पहुंचाना, छात्रों को चिंतनशील बनाना, समय का सदुपयोग करना सिखाना, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना और लिखे हुए पाठ का आनंद प्राप्त करने के योग्य बनाना। मौन पठन के भी प्रकार होते हैं या हम इनको भेद भी कह सकते हैं। मौन पठन दो प्रकार के होते हैं, गंभीर पठन या दूसरा द्रुत पठन। ये जो द्रुत पठन होता है इसमें हम तीव्र गति से पाठ का जो है पठन करते हैं या हम रीडिंग करते हैं। इसमें हम शब्दों को तो पढ़ते हैं किंतु उसके अर्थ या भावों को ग्रहण करते हुए नहीं चलते हैं। जबकि गंभीर पठन में हम देखते हैं शब्दों के अर्थ भावों को पढ़ते हुए, समझते हुए, आत्मसात करते हुए चलते हैं। इससे हमारी जो भाषा का जो स्तर होता है वो भी बढ़ता है, समय का सदुपयोग होता है, साहित्य का हमें अच्छा परिचय प्राप्त होता है और जो उसमें लिखा होता है उसके अर्थ भाव जो हमें प्राप्त होते हैं उससे हमें वास्तविक आनंद की प्राप्ति भी होती है। मौन पठन के क्या क्या साधन है या मौन पठन करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मौन पठन एक जटिल मानसिक क्रिया होती है। तो इसके लिए शांतिपूर्ण वातावरण होना चाहिए, आपका मन एकाग्र होना चाहिए, व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए और आपका जो शब्दकोश है, जैसे कि हम तत्सम, तद्भाव, देशज, विदेशी शब्द या विलोम, पर्यायवाची इत्यादि का हमें जानकारी होनी चाहिए और हमारे अंदर उनको समझने का धैर्य भी होना चाहिए। अब हम देखते हैं स्वस्वर एवं मौन पठन के क्या तरीके हैं या किस विधि से हमें जो है ये पठन करना चाहिए। ये दोनों ही प्रकार के पठन करने चाहिए। गद्य एवं पद्य के पाठों में स्वस्वर पठन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में गद्य की पाठ्य पुस्तकें अलग नहीं होती, किंतु मौन पठन का प्रशिक्षण केवल गद्य पाठों के द्वारा ही हम दे सकते हैं, क्योंकि पुस्तक पढ़ते समय द्रुत मौन पठन का अभ्यास कराने में सरलता रहती है। पद्य पढ़ते समय मौन पठन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पद्य का जो उद्देश्य होता है वह होता है
रस की अनुभूति करना, और रस की अनुभूति करने के लिए हमें स्वस्वर पठन करना पड़ता है। मौन पठन में रस की अनुभूति इतनी नहीं हो पाती जितनी कि स्वस्वर पठन में हो पाती है। शिक्षण में पहले शिक्षक द्वारा आदर्श स्वस्वर पठन प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि आदर्श स्वस्वर पठन प्रस्तुत करके ही शिक्षक छात्रों को यह बताता है कि किस प्रकार वे यहाँ आकर पठन करेंगे, और उसके बाद ही अनुकरण पठन छात्र करते हैं। कठिन शब्दों की व्याख्या के बाद ही मौन पठन का अर्थ सरलता से छात्र ग्रहण कर पाते हैं। हिंदी शिक्षक तथा छात्रों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सस्वर पठन एवं मौन पठन के निम्नलिखित तरीके होते हैं। एक पहला है चित्र पठन। हम कर सकते हैं कि कक्षा में जो विषय या जो भी प्रकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं मौन पठन के द्वारा, उसको हम चित्र बनाकर कक्षा में टांग सकते हैं, जिससे छात्र सरलता से समझ सकते हैं कि चित्र के भावों के आधार पर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से हमें उनके उतार चढ़ाव भावों को ग्रहण करना है। दूसरा है शब्द पठन। गद्य पढ़ने और कभी कभी कविताएं पाठों में भी ऐसे शब्द आ जाते हैं जो छात्रों के लिए नए व कठिन प्रतीत होते हैं। ऐसे कठिन शब्दों को हम ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसको वे सरलता सीख जाते हैं और उसके बाद वे शब्दों का पठन सरलता से कर लेते हैं। तीसरा आता है शाब्दिक पठन। शाब्दिक पठन का अर्थ है मौखिक पठन। मौखिक पठन के 8 गुण होते हैं: स्पष्ट वर्णों का उच्चारण, स्पष्ट शब्दों का उच्चारण, उचित ध्वनि, निर्गम बल, सुंदरता, मधुरता, धैर्य और पाठ्य मुद्रा। मौखिक पाठ 3 प्रकार का होता है: आदर्श पाठ, अनुकरण पाठ और संवेद पाठ। आदर्श पाठ शिक्षक करते हैं, अनुकरण पाठ जो होता है पठन होता है वो छात्र करते हैं, और संवेद पठन भी छात्र ही सामूहिक रूप से मिलकर करते हैं। चौथा जो तरीका आता है वो होता है चिंतनात्मक पठन। पठन की यह क्रिया जो होती है अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें हम जो लेखक होता है उसके विचारों को हम ग्रहण करने का प्रयास करते हैं कि वो आखिर में हमसे क्या कहना चाहता है। फिर 5वां तरीका आता है सृजनात्मक पठन। पढ़ते पढ़ते मानव सृजन की ओर अग्रसर हो जाता है, और उसका जब वो गद्य और पद्य विभिन्न प्रकार के पठन करना शुरू करता है तो एक नई विचारधारा को उसमें खोजता है, और अपनी विचारधारा जो उसकी पूर्व विचारधारा होती है उसको समाहित करके एक नई विचारधारा को ग्रहण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम छात्रों देखते हैं पठन के जो 2 प्रकार श्वसन और मौन पठन का हमने आज अध्ययन किया। अगले कक्षा में हम अन्य विषय को लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए धन्यवाद।